औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ए प्लस सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से आज लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सीखेंगे और ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले आप सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते थे, लेकिन अब एक नई टर्म आ गई है जिसका नाम और उन्वान है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। ये दो चीजें आज के लेक्चर के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। बड़े तवज्जो के साथ समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू साथ साथ आपको हाईलाइट करवाते जाएंगे। लेक्चर को एंड तक लाजमी देखिएगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो सवाल एक स्टूडेंट के माइंड में आता है वो यही है कि भाई सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद क्या है। व्हाट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आइए चलिए हम इस बात को फिर समझते हैं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर द एनर्जीज दैट आर रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वन बाय वन फ्रॉम एन एटम। यानी एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के वैलेंस शेल से या किसी भी इनर शेल से जब हम रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज अ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आपको इस बात को मजीद डिटेल से समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम के जरिए इसको जो है वो एक्सप्लेन करता हूं और ये डायग्राम आपको यहाँ पर नजर भी आ रही है। स्टूडेंट देखिए, मेरे पास मैग्नीशियम का एक एटम है। मैग्नीशियम के एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके दूसरे शेल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होती है और अगर हम तीसरे शेल के अंदर देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होती है। ये आपके सामने मैग्नीशियम 3 शेल रखता है, यानी थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। तो सबसे कम जो एनर्जी हमें चाहिए वो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए। ये हमने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव किया, फिर हमने ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, फिर क्या करें? अब वो कहता है जनाब अब आप इनर शेल में चले जाएं। इसका मतलब है ये शेल तो अब खत्म हो गया, ये शेल फिनिश हो गया। अब हम इनर शेल में आ गए। इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक करके तमाम सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया हमने। फिर आप देखें एक, इसका मतलब है आपका सेकंड शेल भी अब यहां से रिमूव हो गया, सेकंड शेल भी गायब हो गया। अब फर्स्ट शेल रह गया। अब फर्स्ट शेल में आप आ जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के भी हमने रिमूव कर दिए। तो इनके लिए जो एनर्जीज हमें दरकार है, फर्स्ट शेल भी अब खत्म, यानी एटम के तमाम इलेक्ट्रॉन हमने यहां से रिमूव कर दिए। तो इनके लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, इन एनर्जीज को क्या कहा जाता है? सच एनर्जीज आर नोन एज अ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। यकीनन सी बात है स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि फिर तो जब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या कोई इजाफा होगा या सारे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए? जी स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप गौर कीजिए तो हमारे पास इसमें यह बात बताई गई है कि there is an increase in the successive ionization energy of an atom। like मैंने आपके सामने एक स्लाइड शेयर की है, इसमें मैंने डिफरेंट एटम्स की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज भी शेयर की हैं। देखिए हमारे पास वो कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ईच ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन वन बाय वन। यकीनन ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम। आफ्टर द रिमूवल ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टार्ट टू बिकम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मानी ये हुआ स्टूडेंट्स, बात को बड़ा इंपॉर्टेंट इस बात को समझिए। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 है, सिमिलरली इसके पास प्रोटॉन भी 11 है। इसका मतलब है जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका मतलब है हुआ ये कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की जो तादाद हो गई वो 11 से कम हो जाएगी और 11 से कम होकर कितनी रह जाएगी? 10। प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन अभी भी 11 ही है। यकीनन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब है आप जरा गौर फरमाइए, सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कितनी है जनाब? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 496 है। सेकंड कितनी है? 4560 है। थर्ड कितनी है जी? 6900 है। फोर्थ कितनी आप देखते हैं? 9540 है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मैग्नीशियम में आ जाइए, 738 है, 1450 है, 7730 है, फिर 10500 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक किसी एटम के, ये जैसे लास्ट स्लाइड में आप जरा देखिए, इसमें आप देखिए पहले शेल में से, पहले तीसरे शेल में से एनर्जी थोड़ी थी, फिर सेकंड शेल में एनर्जी बढ़ गई। तो इसका मतलब है ये इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे इनर शेल की तरफ जाते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज आता जाता है। और ये इंक्रीज क्यों आता है? न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से।
प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के मुकाबले में प्रोटॉन ज्यादा डोमिनेट होते जाते हैं, उनकी तादाद में इजाफा होता जाता है। इसलिए हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाती है व्हेन वी आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम थर्ड शेल टू सेकंड शेल देन टू द फर्स्ट शेल। आइए स्टूडेंट्स हम बात को लेकर आगे चलते हैं। उम्मीद है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे अंदाज में क्लियर हो गया होगा, और कुछ वैल्यूज में मैंने टेबल भी ऐड किया है ताकि आपको ये बड़े अच्छे अंदाज में समझ आ जाए, आप एग्जाम्पल भी अपने पास वैल्यूज भी नोट कर सकें। इसी तरह अब हम इस लॉन्ग क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। यहां पर हमें ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। दो जगह पे ट्रेंड हम डिस्कस करते हैं, आप जानते हैं। नंबर 1 हम ट्रेंड डिस्कस करते हैं ग्रुप के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि पहले नंबर पर जो हमने ट्रेंड एक्सप्लेन किया है वो ट्रेंड हम ग्रुप में अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या चेंज आती है, वो बढ़ती है या वो कम होती है। यकीनन दो चीजें हैं। तो इस ट्रेंड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आप किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तो दो चीजें यहां पे टेक प्लेस हो रही होती हैं। क्या कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, शेल न्यूक्लियस के गिर्द बढ़ रहे होते हैं। जब शेल बढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अगर सेकंड ग्रुप में देखें तो ये बेरिलियम है, पहला एलिमेंट बेरिलियम है, जैसे आप जानते हैं बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है। जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आ रहे हैं आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है। यकीनन आयोनाइजेशन एनर्जी में आप स्लाइट डिक्रीज जो है वो देख रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है स्टूडेंट, इसी बात को आपके सामने हम हाईलाइट करते हैं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो क्यों रही है। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, कहता जी बात ये है, द लार्जर द एटम द इजियर इज टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। एक्चुअली डाउन द ग्रुप number of shells increases, hold of the nucleus on the valence electron decreases, hence the electron become more easier to be removed from the valence shell। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हमारी ये बुक की लाइन है, सारी कोटेशन, सारी स्टेटमेंट्स, सारी वर्डिंग हम बुक से ले रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए और आप इसे एज इट याद करके आप लिख सकें। साथ में हम एडिशनल ग्राफ्स ऐड कर रहे हैं ताकि आपको ये वैल्यूज और डाटा जो है वो आगे एमडी कैट में भी आपकी मदद कर सके। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप के अंदर ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का, और ये बता रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ड्यू टू द डिक्रीज इन द न्यूक्लियस होल्ड ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो अहम बात समझने वाली है, जो हमें बड़े गौर से देखना और समझना है, वो ट्रेंड इन द पीरियड होता है। स्टूडेंट नॉर्मली ये देखा जाता है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाया जाता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपको पता है शेल तो इंक्रीज करते नहीं, शेल तो सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए अमूमन हम देखते हैं, जैसे ये लिथियम है, लिथियम से आप नियॉन की तरफ गए, क्या हुआ, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग। सोडियम से आर्गोन की तरफ गए, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजिंग। हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ गए, क्या देख रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब है फर्स्ट पीरियड में भी बढ़ रही है, सेकंड पीरियड में भी बढ़ रही है, थर्ड पीरियड में भी बढ़ रही है, फोर्थ में भी बढ़ेगी। तो पीरियड में जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी ने इंक्रीज करना है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ने इंक्रीज करना है, शेल इंक्रीज नहीं कर रहे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर चंद बड़ी अहम बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जो हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या हैं, कुछ एक्सेप्शंस आपको नज़र आ रही होंगी। वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, जैसे बेरिलियम और बोरॉन की है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की है, फास्फोरस और सल्फर की है। तो स्टूडेंट्स इनमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गौर से देखना है। There are three type of electronic configuration, like first is the completely filled, half filled, and then the last one is the partially filled. There are three type of electronic configuration according to their stability. So students completely filled से क्या मुराद है, चार सब शेल होते हैं, S, P, then we have D and then we have F. F S में अगर दो हैं,
एस में अगर 2 हैं, पी में अगर 6 हैं, डी में अगर 10 हैं, एफ में अगर 14 हैं, तो इसका मतलब है ये कंप्लीटली फिल्ड है। कौन सा जी? ये कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन अगर एस में 1 है, पी में 3 है और डी में 5 हैं और एफ में 7 हैं, तो ये क्या है? यकीनन ये हाफ फिल्ड है। और अगर आपके पास एस तो यकीनन या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शली फिल्ड। अगर पी में 5 हैं या 4 हैं या 3 हैं या 2 हैं, ठीक है, या 1 है, फिर ये क्या है? फिर ये पार्शली फिल्ड है। डी में 9 हैं, 8 हैं, यानी इन 2 डिजिट्स के अलावा कोई और नंबर है। यहां भी इन 2 डिजिट्स के अलावा कोई और नंबर है, वो 13 है, वो 12 है, तो ये क्या है? ये पार्शली फिल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, सबसे नंबर 1 स्टेबल कौन है? नंबर 1 स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड है। नंबर 2 स्टेबिलिटी के एतबार से हाफ फिल्ड है और नंबर 3 स्टेबिलिटी के एतबार से पार्शियली फिल्ड। तो इस बात को आपने बड़े गौर से देखना है। मैं आपको सामने बताता चलूं, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ये पॉइंट्स नोट कर लेने अपने पास आपने। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूं, हमारे पास बेरिलियम है। जैसे बेरिलियम और बोरॉन की एक्सेप्शन है, जैसे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, बेरिलियम और बोरॉन को। अब जरा गौर फरमाइए, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। अब अगर आप गौर करें तो बेरिलियम जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि बोरॉन पार्शली फिल्ड है। इसीलिए आप यहां देख रहे हैं जो बेरिलियम है वो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी में है और बोरॉन लोअर में है। सिमिलरली ये जितने भी पीक्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में भी यही है। मैग्नीशियम कंप्लीटली फिल्ड है जबकि एल्यूमिनियम हाफ फिल्ड है, सॉरी पार्शली फिल्ड है। तो यहां पर भी, यहां पर नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है जबकि ऑक्सीजन पार्शली फिल्ड है। फास्फोरस हाफ फिल्ड है जबकि सल्फर पार्शली फिल्ड है। इस वजह से ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो यहाँ पर ग्राफ में लाजमी तौर पर आपको याद होनी चाहिए, समझनी चाहिए आपको, और ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको 4 एलिमेंट दे दूं, कार्बन, नाइट्रोजन एंड वी हैव ऑक्सीजन एंड वी हैव बोरॉन। मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो एक जनरल कंसेप्शन जो माइंड में हमारे कंसेप्ट है वो यही है कि लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की तो नहीं ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी मौजूद है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये बड़ी अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।